देखो इसको ये समझो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। जब जब जिस भी देश में लोकतंत्र आया, नेशनलिज्म आया और दास प्रथा का, सामंत प्रथा का अंत हुआ, तो जो खेत मजदूर थे, जो गांव में बंधक रहते थे, उनको आज़ादी मिली। यह वही दौर था जबकि उद्योगों का भी जन्म हुआ। जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उद्योग कल कारखाने लगने लगे, तो वहाँ लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। लेबर्स की ज़रूरत पड़ी तो यह सारे जो गांव से छूटे गुलामी से, तो ये भाग लिए उधर शहरों की तरफ। शहरों में जाकर के एक नए मिडिल वर्ग का जन्म हुआ। यह एक निम्न वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्य वर्ग होता है। मध्य वर्ग वो है जो रोजी रोजगार वाला है, नौकरी पेशा है, काम धंधा करने वाला। तो फैक्ट्रियों कारखानों में जाकर के जब नौकरी पा गए लोग, तो उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन इसमें आई एकदम से मंदी आने में ये भूख और हार्डशिप क्या आई कि जब जो एक ट्रेडिशनल काम होते हैं कि गांव में आदमी को काम मिला हुआ है, वो कोई लोहार है वो काम कर रहा है, कोई कुम्हार है वो कर रहा है, अब ये जा कर के मशीन चलाने लगे। तो एकदम से उन कामों का जब समापन हुआ, तो उन कामों के समापन से एक स्थिति ऐसी आई कि भूख और कठिनाइयाँ पैदा हुई। मतलब ये परिवर्तन का दौर होता है। जब भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है समाज में, तो एक वर्ग तो बढ़ता है, दूसरा वर्ग गिरता है, दुखी होता है। 1848 में जाकर के लिबरल्स का रिवॉल्यूशन होता है। यह रिवॉल्यूशन सफल भी होता है। इसके लिए एक फ्रैंकफर्ट में एक असेंबली भी बनती है, लोग चुने जाते हैं। उसको आगे देखते हैं हम लोग। औद्योगिकरण को भी अलग से समझना, औद्योगिकरण कैसे आया इंग्लैंड में, उसको बहुत अच्छे से जानना। आप पार्टी का, जिससे आप पार्टी आई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर था तो गीतों और चित्रों का था। तुम देखते होगे कि जब कोई लोग जुलूस वुलूस निकालते हैं तो बहुत से चित्र बनाए रहते हैं और वो हाथ में तख्ती में लिए रहते हैं। जैसे महंगाई है तो प्याज वाज का चित्र, प्याज को रोते हुए दिखाएंगे, आदमी को रोते हुए, कुछ इस तरह के चित्र। तो इस चित्रों से एकदम से एक भावना पैदा होती है। ये सारी चीज़ें हुई। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस, यूज ऑफ कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ ए नेशन। यूज ऑफ कल्चर, कल्चर को एक औजार की तरह यूज किया गया, एक शस्त्र की तरह, वीपन की तरह इस्तेमाल किया गया। फोकलोर वगैरह की बात है, वही सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम लोग ये तुम लोग जैसा कह रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ना भी एक कारण था, कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी लार्ज इसके लिए। जो हमने बताई दूसरी बात कि रूरल माइग्रेशन ये है, यानी गांव से माइग्रेशन कहते हैं। हाँ, मतलब जाना, कहीं भी जाना, पलायन। जैसे अभी एक कोरोना में माइग्रेशन हो रहा था कि सूरत, बड़ौदा, गुजरात से लोग आ रहे थे, तो वो एक कारण था। ये जो बात हमने बताई कि हैंडमेड गुड्स एंड चीप मशीन मेड गुड्स, एक कंपटीशन पैदा हो गया कि चूँकि औद्योगिकरण आ गया था, तो मशीनों से बने हुए कपड़े सस्ते मिलते थे, हाथ से बने हुए कपड़े महंगे थे, तो वो भी एक हार्डशिप की वजह बना। ठीक है। राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर हार्वेस्ट खराब हुई, फसल खराब हुई। अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 ऑफ लिबरल्स। एक कंजर्वेटिव शब्द था, दूसरा लिबरल शब्द है। कंजर्वेटिव माने संकीर्ण मानसिकता के लोग, लिबरल माने बड़ी मानसिकता के लोग, उदारवादी मानसिकता के लोग, जो कि सबके समान विचारधारा, समानता की विचारधारा के लोग। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बोल्ड भी है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यूरोप के इतिहास में पहली पार्लियामेंट थी। एंड क्वेश्चन इस तरह से आता है इस पर कि यूरोप के इतिहास में ऐसी कौन सी पार्लियामेंट थी जो किसी पार्लियामेंट भवन में ना होकर के कहीं और हुई थी, चर्च में हुई थी। इसी सवाल को कई तरह से पूछा, क्योंकि ये वास्तव में
ये अकेली पार्लियामेंट है जो कि चर्च में हुई थी, क्योंकि कोई दूसरी जगह नहीं थी। उसके पहले ऐसा कोई विधान नहीं था कि 500 लोग एक साथ बैठें। उसके पहले क्या है कि राजा साहब बैठ जाते थे दरबार में, 10-20 उनके दरबारी बैठ जाते थे। उधर एक अपना जेल वेल टाइप का बना होता था जिसमें मुजरिम खड़े निपट जाता था। लेकिन ये 500 लोगों की जो सैलाब था वो बना, ठीक है। जर्मन नेशनल असेंबली के लिए तो ये जर्मनी में हुआ था। चर्च ऑफ सेंट पॉल वाज द प्लेस। ये कई तरह से सवाल परीक्षा में आता, तुम्हारे भी आ सकता है और आगे भी आता रहेगा। अब ये जो पार्लियामेंट थी ये क्या चली? ये पार्लियामेंट का शासन चला? क्यों नहीं चला? ये है पार्लियामेंट। है ये पार्लियामेंट तो हुई, सम्मेलन हुआ, लेकिन ये चली कि नहीं चली? ये पार्लियामेंट नहीं चली। इसका कारण क्या था? ये पार्लियामेंट नहीं चली, इसका कारण क्या था? ये कारण जानना जरूरी है। ये जो प्रूशिया का किंग था, ऑफर्ड द क्राउन टू फ्रेडरिक विल्हेम IV, किंग ऑफ प्रूशिया। ही रिजेक्टेड ज्वाइंट अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। उसने जो प्रूशिया का बड़ा पावर था, जिसको हम बहुत कम इस नाम से हम परिचित हम लोग हैं, प्रशा जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका उस ज़माने में बहुत पावर था। एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, वो भी बड़ा पावरफुल था। तो उसने रिजेक्ट कर दिया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली के बारे में उसने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? कोई ये तो चाहेगा नहीं कि हमारा साम्राज्य ख़त्म हो। कोई राजा ये कहाँ चाहेगा कि असेंबली आवे, पार्लियामेंट आवे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आवे। नतीजा ये हुआ कि ये मिडिल क्लास का रिवोल्ट था बेसिकली। और मिडिल क्लास में एक क्लास ऐसा था जो बहुत गरीब था, उसको इन लोगों ने वर्कर्स एंड आर्टिसंस, इनका सपोर्ट इन लोगों ने इनको नहीं मिला। जो पार्लियामेंट बनी और भंग भी हो गई, चली ही नहीं, उसका कोई कानून नहीं चला। बिकॉज ऑफ लॉस द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। ये जो मिडिल क्लास बना था, जो कल कारखानों में काम करता था, उसमें भी दो वर्ग हो गए। एक था अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वो था जो प्रोफेशनल हो गया था, जैसे जो को मशीन चलाने में कलाकार हो गया सीख के। और एक वो था जो केवल मजदूरी करता था। तो उन दोनों के बीच में कहते हैं ना कि साइकिल की तरह इतिहास है, हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ जो क्लास स्ट्रगल। जो नीचे है वो ऊपर है जो नीचे है। कोई भी एक वर्ग बना दो, बाद में वो दो वर्ग हो जाएगा। कोई भी धर्म बना, दो हिस्से हो गए उसके। और यही होगा इतिहास में, जब भी होगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये इतिहास का परम सत्य है। तो फियरिंग, लेकिन मोनार्क्स ने इसको विफल तो कर दिया, इस पूरी व्यवस्था को पार्लियामेंट के। लेकिन वो ये समझ गए कि जनता एकजुट हो चुकी है, आज नहीं तो कल ये हमारा तख्ता उखाड़ फेंकेगी। इसलिए मोनार्क्स ने अपने विचारों में उदारीकरण लाया, चेंज लाया। चेंज क्या था? कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस्ड लिबरल्स। ये जो राजा वाजा थे, उन्होंने लिबरल्स को। फियरिंग फ्यूचर रिवोल्यूशंस मोनार्क्स इंट्रोड्यूसेड चेंजेस। एक बड़ा असर यह रहा, इस पार्लियामेंट ने तो कुछ काम नहीं किया, ये बनी और निष्क्रिय रही। लेकिन मोनार्क्स का इसमें आशीर्वाद इन लोगों ने मांगा। मोनार्क्स ने आशीर्वाद की जगह नहीं दिया इनको। लेकिन मोनार्क्स को जो
राजा लोग थे, उनके ये समझ में आ गया कि ये अगर इतने लोगों को चुन करके निकाल सकते हैं तो कभी भी हमारा तख्ता पलट सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इनको सुविधाएं दे दो। सुविधाओं में क्या दिया? सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिश्ड, ये दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी, इन प्रथाओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसको कहानी की तरह ही इसको हम लोग आगे रखें। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एकीकरण, इटली का, जर्मनी का किस तरह से किसका एकीकरण हुआ, वो अलग अलग विषय हैं। बहुत सारे देशों का मतलब यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है समझते हो? क्या होता है? क्या चीज़ बिखरा होता है जिसको एक किया जाता है? बिखरा हो मतलब एक ही टेरिटरी में, एक भूभाग में 40-50 छोटे बड़े राज्य हैं, सबकी कल्चर वल्चर सब एक सी ही है, भाषा, बोली, रहन सहन सब कुछ है, बट सब अपना अपना झंडा उठाए खड़े हैं। उनका यूनिफिकेशन से यह होता है कि वो एक राष्ट्र की भावना आती है, वही नेशन स्टेट। जैसे कि रशिया बहुत सारे टुकड़ों में बटा था, उसको क्या कहते हैं? सोवियत संघ। हाँ, ऐसे अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब भी बहुत सारे टुकड़ों को मिलकर बना, वो लंबी लंबी कथा है, उनको हम लोग देखेंगे। छोटी है, हाँ, मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये एक उदाहरण है मेकिंग ऑफ जर्मनी कि 1848 में ये वही लाइन है कि फ्रैंकफर्ट में जो असेंबली हुई थी वो असफल रही। ठीक है, सेटअप ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट वाज सप्रेस्ड बाय द मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स, उनकी जो सेना थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आफ्टर द फेल्योर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, प्रूशियन चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क टुक द लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन। जो प्रशा का मुख्यमंत्री या जो प्रधान था, उसने जर्मनी को यूनिफाई करने में, एकीकृत करने में, एक करने में उसने लीड लिया, मतलब और बहुत लोगों ने भी साथ दिया, बट ही वॉज द लीडर टू यूनिफाई द जर्मनी। ठीक है, इस तरह से तुम्हें कई देशों का मिलेगा, न केवल वो है बल्कि यूनिफिकेशन में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ये एक उदाहरण है कि जर्मनी और इन राज्यों का किस तरह से एकीकरण हुआ। ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो नेशनल स्टेट की देश को प्रतीक बनाने के लिए एक विजुअलाइजेशन शुरू हुआ कि मतलब एक प्रथा शुरू हुई, जो प्रथा 1848 से चलते चलते 1947 में हमारे देश में हुई, यानी एशिया महाद्वीप में आई। 1947 के पहले हमारे यहाँ 1857 में, यानी इससे 48 से 57, 9 वर्ष बाद 1848 में यहाँ के रिवॉल्यूशन हो रहे हैं यूरोप में, और 1857 में हमारे यहाँ हो रहे हैं, और यह संघर्ष चलता है एक लंबे समय तक, और 1947 तक चलता है, और 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। मीन्स ये देशों को एक करने की जो प्रोसेस है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इस तरह से ये सोवियत रशा, ग्रेट ब्रिटेन, वो भी यूनाइटेड किंगडम उसको कहा गया। क्यों किंगडम? ब्रिटेन या इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल सा इसका अर्थ, और किंगडम माने राजशाही, राजाओं का वंश को यूनाइटेड, एक साथ करना, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। कई किंगडम्स को यूनाइट करना, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। और यह सोवियत रशा का भी ऐसे ही कुछ पूरा नाम है ना, संयुक्त अरब अमीरात। अरब का नाम पूरा क्या है? यह भी यूनाइटेड आया ना। मीन्स चीज़ों को, एक महाद्वीप के, एक संस्कृति के बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि भारत खुद भी बना है, 565 या कितनी रियासतें थी ना, 535 कितनी थी, 500 समथिंग थी, इतनी रियासतों को मिला करके भारत बना।
और सबकी भारत में तो गजब का बेमेल है। दक्षिण वाला उत्तर की भारत नहीं समझेगा, हम उसकी भाषा नहीं समझते हैं। कई ऐसे द्वीप हैं जिस पर अभी तक कोई जा ही नहीं पाया है, जिसको आदिवासी द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार के पार कोई द्वीप है जहाँ पर आज तक कोई उतर नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ के आदिवासी जो है बिल्कुल खा जाते हैं। अगर कोई हेलीकॉप्टर जहाज़ कुछ भी गया तो मतलब हाँ, वो मतलब जंगली लोग हैं, उनको ये लगता है कि हमारे शत्रु हैं जो आ रहे हैं। उनको अभी वो सभ्यता वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन एक दिन पहुँचेगी। एक दिन उनके अपने रीति रिवाज हैं, सोचो कि उसी में उनका सब कुछ होता है। मतलब उनका खाना पाना, फसल, रहन सहन, बिजली बत्ती, जो कुछ भी है वो उसी द्वीप में ही सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई हुई थी। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई हुई थी। प्रोटेस्टेंट जो नया धर्म था, इसमें इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया था। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया था। और इन्हीं सब लड़ाइयों के बीच में देश की 19वीं सेंचुरी का अंत होता है। ये बात इसलिए जानो, राष्ट्र बन जाते हैं, नेशनलिज्म की भावना जो पैदा होती है वो पैदा होकर के राष्ट्रों को एक बनाती है, एकीकरण होता है कई देशों का, देश अपने अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। और सबका मूल सिद्धांत यही रहता है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, कानून हो वगैरह, अच्छा ही सब था। बट यही भावना जाकर के अंत में एक नई भावना का जन्म लेती है। यह सारी कहानी ख़त्म कहाँ होती है? 19वीं सदी किसको कहेंगे? 19वीं सेंचुरी। ये होगी ना 19वीं सेंचुरी। यहाँ तक ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होगा? जब सब देश बन जाएंगे, देश हो गए, नेशन बन गए, नेशनलिज्म की भावना हुई, क्रांतियाँ हुई, देशों का एकीकरण हुआ, सब हो गया। फिर क्या होगा? इन्हीं देशों में कुछ की भूख बनी कि हम अपने देश को बढ़ावें, यानी जिसको कहते हैं देश को बढ़ाने क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या है? एम्पायर से बना। एम्पायर क्या होता है? एम्पायर, और इससे इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। 19वीं सेंचुरी में साम्राज्यवाद का जन्म होता है। और इस साम्राज्यवाद को बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि 2/3 दुनिया के देशों पर ग्रेट ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का शासन हो जाता है। फिर जिन पर शासन हो जाता है उन्हीं देशों के फिर विद्रोह शुरू होते हैं, और जिसमें कि एक हमारा देश भी है। और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। ऐसे बहुत सारे देश होते हैं। धीरे धीरे भूटान, बर्मा, ऐसे तमाम देशों की कहानी है। उस पर हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है? इतना क्लियर है यहाँ?